हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। वो है केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री 11th, 12th, नीट और जेईई मेंस या एडवांस्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री को समझना बड़ा आसान है अगर उसको आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, और सबसे ज़्यादा कठिन भी है अगर सीधा सीधा आपको कोई डायरेक्ट कोई टॉपिक दे दिया जाए समझने के लिए और आपको उसका बेसिक बिल्कुल नहीं आता है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे और आप बोलोगे कि केमिस्ट्री तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, हमको समझ में आता ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए मुझे, क्या बिना फॉर्मूले सीखे, क्या बिना बेसिक सीखे, क्या आप मैथमेटिक्स सीख पाओगे या सीख गए? नहीं, क्योंकि आपने फॉर्मूले भी पढ़े, आपने उसका बेसिक भी सीखा कि गुणा कैसे होती है, भाग कैसे होता है, तब आप उसकी बड़ी चीज़ें कर पाए। उसी तरीके से आपका फिजिक्स में भी आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जब सीखते हुए चलते हो, तब आप फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझ पाते हो। यदि आप उसमें भी बेसिक आपका कमज़ोर है, आप नहीं सीखते हो, तो आप फिजिक्स, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट आप अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री देखने में बिल्कुल आपको आसान लगेगा। जब आप 11th में एडमिशन लोगे ना, तो आप सोचोगे कि केमिस्ट्री तो मैं रट के पास हो जाऊंगा, थ्योरी तो याद करनी है, ठीक है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो और जब सामना करते हो केमिस्ट्री का और एग्ज़ाम देते हो, जब आपको रियलाइज़ होता है कि केमिस्ट्री तो हम इस तरीके से तो कर ही नहीं पा रहे। आप सोचते हो मैथ का ट्यूशन लगा लेते हैं, मैथ को सीख लेते हैं, फिजिक्स पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री को तो हम याद करने का ही तो सब्जेक्ट है, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे। लेकिन जब आप 12th क्लास में आते हो, 1 या 2 एग्जाम देते हो इसके, तब आपको रियलाइज होता है कि आप तो केमिस्ट्री को समझ ही नहीं पा रहे हो, आपको केमिस्ट्री कठिन लगने लगेगी। और आपको एक डायलॉग पता भी है कि केमिस्ट्री इज बेवफा, रात को याद सुबह सफा। ये एक कॉमेडी का एक शब्द बनाया है, लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो केमिस्ट्री को डिटेल में नहीं समझते, ओवरव्यू सोचते हैं कि इस टॉपिक को रट लूंगा, इसे याद कर लूंगा, इस रिएक्शन को याद कर लूंगा और मेरा काम हो जाएगा, और फिर पूरी केमिस्ट्री उनको समझ में नहीं आती। समझ में कैसा आएगी? जब तक आप उस केमिस्ट्री का बेसिक नहीं सीखोगे। बिना ABCD सीखे क्या आप इंग्लिश रीडिंग की कल्पना कर सकते हैं? बिना हिंदी के वर्ड सीखे क्या आप हिंदी में कहानियां लिख सकते हैं, कहानियां समझ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं? नहीं ना। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री का भी अपना एक बेसिक होता है। जब तक आपको वो बेसिक नहीं आएगा, तब तक केमिस्ट्री का एडवांस लेवल आप समझ ही नहीं पाओगे। ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, बच्चों को बताया जाता है। हमने कई बार बताया अपने बच्चों को कि बच्चों ये टॉपिक कर लीजिए, ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री को समझने में हेल्प करेगा। लेकिन बच्चे अपना माइंड लगाते हैं कि ये क्या मेरे एग्जाम में आ रहा है, इसे मैं क्यों सीखूं? और जो भी एग्जाम में आता है, जब उसके सीखने के लिए जाते हैं तो समझ ही नहीं पाते हैं। होता ही नहीं है कि केमिस्ट्री तो बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, हमसे हो ही नहीं रहा। केमिस्ट्री भी स्टेप बाय स्टेप जब सीख के आप पहुंचोगे ना आने वाले टॉपिक पे, तो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आज केमिस्ट्री शुरू करने का मेरा पर्पज यही है कि आप किसी भी क्लास में हो, आप 11th में हो, 12th में हो, आप जेईई मेंस या एडवांस का टेस्ट देने की सोच रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले केमिस्ट्री का बेसिक सीखिए। उसके बाद आपको किसी टॉपिक को भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और यही प्रॉब्लम आपकी समझते हुए हमने केमिस्ट्री की प्री बेसिक केमिस्ट्री नाम से एक सीरीज शुरू की है, यानी हम स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस देंगे, आप उनको सीख लीजिए।
कुछ टॉपिक 11th के होंगे, कुछ टॉपिक 12th के होंगे। आपको एक एक करके सीखना है। ये नहीं सोचना ये तो 11th का टॉपिक है, हम क्यों सीखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 11th का टॉपिक है और 12th की केमिस्ट्री आपको उससे समझ में आएगी तो आपको सीखना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप कमजोर रह जाओगे। तो करना क्या है, मैं प्री बेसिक केमिस्ट्री में आपको एक एक करके क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो केमिस्ट्री में आपकी समझ को बढ़ाएगा, वो टॉपिक आपके लिए मैं लेके आऊंगा। सबसे पहले मैं प्री बेसिक केमिस्ट्री ही समझाऊंगा। आप इसको समझ लीजिए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, आप कभी भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप प्री बेसिक केमिस्ट्री आपने सीख ली, आपको टोटल केमिस्ट्री अपने आप ही समझ में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने प्री बेसिक केमिस्ट्री नहीं सीखी, मेरे से या किसी से भी आप केमिस्ट्री समझ ही नहीं पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं एक टॉपिक के साथ जो प्री बेसिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो हर बच्चे को आना जरूरी है। क्या वो नीट की तैयारी कर रहा हो, वो जेईई की तैयारी कर रहा हो, वो 11th में हो कि 12th में हो, केमिस्ट्री समझने के लिए आपको उन टॉपिक को समझना ही पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ का नियम। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखते हैं। क्या बनाना सीखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि कैसे कैसे किस कोष के किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। देखिए बड़े ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में हम शुरू कर रहे हैं प्री बेसिक केमिस्ट्री। और ये प्री बेसिक केमिस्ट्री का क्या है? पार्ट 1। हम स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपके लिए लाएंगे। आप उनको बड़े ध्यान से कर लेना। आपको केमिस्ट्री इतनी अच्छा लगेगा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री से बोलोगे कि आई लव केमिस्ट्री, कि मुझे तो केमिस्ट्री से प्यार हो गया। इतना आसान सब्जेक्ट आपको लगने लगेगा केमिस्ट्री। लेकिन शर्त क्या है? हमने आपको करा दिया, आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा और नोटबुक और पेन लेके ही हर वीडियो को आपको देखनी है। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल है ये 11th क्लास में आता है आपका अफबाउ प्रिंसिपल, यानी अफबाउ का नियम। क्या कहता है ये अफबाउ का नियम? देखना प्यारे बच्चों, अफबाउ क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना, कोई चीज बनाना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम। किसका नियम? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम ही क्या कहलाता है? बनाने का नियम अफबाउ नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार क्या है इस नियम में? किसी कोष के, यानी कोष आप समझते ही हो, नहीं समझते तो मैं बता दूंगा, किसी कोष के यानी किसी कक्षा के विभिन्न उपकोषों में, क्योंकि कोष के भी उपकोष होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपका स्कूल है। स्कूल क्या है? कोष है। क्या है बच्चों? कोष है, कक्षा है, उसको मानिए कि वो क्या है? कोष है। अब उस स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सारे एक ही क्लास में बैठते हैं? क्या सारे स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं? नहीं ना। देखिए, सबकी क्लासें अलग अलग होती हैं। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, तो वो क्या हो गए? उसकी स्कूल के उपकोष। वो हो गए क्या? उपकोष। और उपकोष के अंदर भी क्या होते हैं बच्चों? कक्षक। क्या होते हैं? कक्षक, यानी बेंच मान लीजिए उनको। कुछ बेंच होती हैं जिसपे 2 बच्चे आएंगे, कुछ बेंच होती हैं जिसपे 6 बच्चे बैठ सकते हैं, कुछ बेंचेज ऐसे होंगी जिसपे 10 बच्चे बैठेंगे और कुछ पे 14। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है किसी स्कूल में, वही 3 बच्चों की बेंच है, 4 की होती हैं। लेकिन आप केमिस्ट्री समझने के लिए इसको समझिए कि हमारे पास कक्षक कैसे हैं, क्लासों में बेंचेस कैसी हैं। एक बेंच ऐसी है जिसपे 2 बच्चे आएंगे, एक बेंच ऐसी है जिसपे 6 बैठेंगे, और एक बेंच ऐसी है जिसपे 10 बैठेंगे, और एक बेंच ऐसी है जिसपे 14 बैठेंगे। ठीक है? तो किसी कोष के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। ऊर्जा के बढ़ते क्रम, यानी जिसकी ऊर्जा कम उसमें पहले भरेगा इलेक्ट्रॉन, जिस
कोश के उपकोश की ऊर्जा ज्यादा, उसमें बाद में भरेगा। पहले आपबाउ नियम को समझने से पहले हम थोड़ा कोश को समझ लेते हैं, कक्षा को समझ लेते हैं, ये क्या होता है। देखना मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि परमाणु कैसा होता है। परमाणु के बीच का पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? नाभिक। ये क्या कहलाता है आपका? नाभिक यानी न्यूक्लियस। और इसके अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है उदासीन, यानी इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन होता है आपका धनावेशित, यानी इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होता है पॉजिटिव। अब परमाणु तो उदासीन होता है, तो वो कैसे होता है? वो इस तरीके से होता है कि इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग कक्षाएं होती हैं, जिनको हम दिखाते हैं किससे बच्चों? ये KLMN। इनको KLMN करके भी दिखाते हैं, इनको ऐसे भी दिखाते हैं, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, ये चौथी कक्षा। क्या बच्चों? पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा। तो ये होता है आपका परमाणु। इसमें नाभिक में क्या होंगे? न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन। अलग अलग कक्षाओं में क्या लगाएंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो होते हैं ऋणावेशित, जिन पे चार्ज होता है ऋणावेश, यानी माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? निगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए, जैसे पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, देखिए फिर दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप जानते ही हो कि इसमें कितने होते हैं दूसरी कक्षा में? 8। उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं परमाणु में। तो जितना भी ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है। इसलिए जो आपका परमाणु होता है ना, वो विद्युत उदासीन होता है, यानी बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ना उस पर प्लस चार्ज होता है ना माइनस, क्योंकि प्लस चार्ज से माइनस चार्ज कैंसिल हो जाता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता ही नहीं है। तो आप देखिए कि किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका फॉर्मूला है किसी कक्षा, या जिसको क्या बोलते हैं? कोश। कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? वो होती है आपकी 2n²। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 2n²। तो 2n² के बराबर किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहां n क्या है आपकी? बताना बच्चों। जहां n है आपकी कक्षा की संख्या या कोश की संख्या, ये है आपकी कक्षा की संख्या। अब कैसे निकालेंगे आप किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? देखिए, इस फॉर्मूले में रखिए। अगर आप बात करें कक्षा 1 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने बच्चों? कक्षा 1 में, तो आप n की जगह पे 1 रख दीजिए। फॉर्मूला आपका है 2n², 1 रख दीजिए n की जगह पे। क्या रख दीजिए? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1 का स्क्वायर है 1 की 1 में गुणा करिए, 1 एकम 1, और उसकी फिर करिए किसमें? 2 में गुणा। तो कितना होगा? 1 दूनी 2। यानी पहली कक्षा में जो कुल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वो 2 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा पहली कक्षा में आएंगे ही नहीं। ये फॉर्मूला आपको पता ही है, कौन सा? 2n²। अगर हम देखें कक्षा 2 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो आप कक्षा की जगह 2 लिखिए, n का मान 2 लिखिए। तो 2 वर्क करिए, 2 का वर्क कितना होता है? 2 दूनी 4, और 4 की गुणा किसमें करनी है? 2 में। तो 4 दूनी 8। तो इसका मतलब दूसरी कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 8 आएंगे। और अगर 8 से ज्यादा हुए
तो वो दूसरी कक्षा में नहीं भरेंगे, वो तीसरी कक्षा में जाएंगे। अब देखिए तीसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? तीसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो रखिए n का मान रखिए 3। बताइए, आपने कैलकुलेट कर भी लिया होगा। 3 का वर्ग यानी 3 की 3 में गुणा, 3 3 9, और 9 की गुणा किसमें, मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 2 में। तो कितना आ गया? 9 दूनी 18। इसका मतलब तीसरी कक्षा में केवल 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। अब देखिए आप चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं? तो 2 और n का मान रख दीजिए 4 और उसका वर्ग कर दीजिए। तो 4 का वर्ग यानी 4 गुणा 4, 4 चौक 16, और 16 की गुणा किसमें करनी है? 2 में। 16 दूनी 32। तो आपके फोर्थ कक्षा में यानी चौथी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 32 आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसी तरीके से अगर पांचवी कक्षा में हम देखें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो वो देखिए बच्चों 5 रख दीजिए n का मान, तो कितना आएगा? 5 का वर्ग करिए यानी 5 पंजे 25, और फिर 25 की 2 में गुणा, 25 दूनी 50। तो कितने आ गए बच्चों? 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से n का मान अगर आप 6 रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कक्षा 6 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए 6 में कितने आएंगे देखना बच्चों, 2, 6 का वर्ग करिए, तो 6 का वर्ग 6 की गुणा 6 में, 6 6 36, और 36 में 2 की गुणा करिए, 36 दूनी 72। तो छठी कक्षा में आपके जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आ सकते हैं 72। इसी तरीके से किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ा आसान है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका स्कूल है, वो क्या है? आपका एक परमाणु। क्या है बच्चों? ये परमाणु। और परमाणुओं के अंदर अलग अलग क्या होती हैं बच्चों? कक्षाएं। तो कक्षाओं के अंदर अलग अलग बच्चों की संख्या होती है। तो मैंने माना था जो कक्षाएं थी वो कोष, और उनकी जो बेंच थी वो उपकोष, और बेंच पे जो बैठे हुए बच्चे हैं वो हैं क्या? आपके इलेक्ट्रॉन। तो कैसे कैसे आएंगे वो समझिए। मैंने आपको बता ही दिया कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी में 50, छठी में 72 इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं, कम तो हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब उनकी बात करते हैं कोष के उपकोषों की। देखिए कोष के उपकोष, उपकोष कौन से होते हैं बच्चों? देखना, एक होता है आपका S, एक होता है P, एक होता है आपका D, और एक होता है आपका F। तो इस 4 उपकोष होते हैं, यानी 4 प्रकार की आपकी बेंच हो सकती हैं जिन पे बच्चे बैठेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखिए S में आ सकते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आ सकते हैं? 2। P में आ सकते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, और D में भर सकते हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन, और F में भर सकते हैं आपके 14 इलेक्ट्रॉन। आपको इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। अब देखना बच्चों, जो आपके कोष हैं ये होंगे क्या? आपके कोष यानी कक्षा की संख्या, जो आपको पता ही है वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये आपको पता ही है किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें? उपकोष के अंदर भरे जाएंगे। किसके अंदर? उपकोष के अंदर भरे जाएंगे। तो इसमें कितने कक्षक होते हैं? तो देखिए बच्चों, इसमें होता है आपका एक कक्षक, यानी ऐसा स्थान जिसमें भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। उनका चक्रण कैसे होगा? एक इस दिशा में चक्कर लगाएंगे, दूसरा उल्टी दिशा में चक्कर लगाएगा। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसमें देखना बच्चों, इसमें होंगे आपके कितने? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें होंगे 3 कक्षक। कितने बच्चों? 3 कक्षक। तो P में होते हैं आपके 3 कक्षक, S में होते हैं आपका 1 कक्षक। तो इसमें आ सकते हैं आपके कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। वो भरेंगे पहले 1 1, और उसके बाद अगर और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फिर वो दूसरी दिशा में। यानी ऐसे आप समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे इधर मुंह करके बैठेंगे और कुछ बच्चे अपना मुंह दूसरी साइड करके बैठेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन इस साइड को चक्कर लगा रहे हैं, तो बाकी के जो युग्मित होने के बाद यानी जोड़ा बनने के बाद इलेक्ट्रॉन विपरीत जो क्रम में आपके चक्कर लगाएंगे।
तो ये तो आप समझ गए। उसके बाद देखना बच्चों, डी जो उपकोष होता है, डी उपकोष में होते हैं आपके 5 कक्षक, और एक कक्षक में आपको पता ही है कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने आएंगे आपको पता ही है, 10। तो इस तरीके से इसमें होते हैं डी में 5 कक्षक। अब एफ पे आ जाइए। एफ उपकोष में कितने आ सकते हैं बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कक्षक होंगे कितने, 7। 1 2 3 4 5 6 7 कक्षक होंगे, और उन 7 कक्षकों में आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से भरेंगे। और जो भरने का जो नियम है ना, ये कौन सा नियम कहलाता है बच्चों, आपको पता भी होगा, ये कहलाता है हुंड का नियम। कि हुंड का नियम कहता है कि पहले हर उपकोष के हर कक्षक में पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद वो युग्मित होना शुरू होंगे। तो इसका ओवरव्यू में मैंने आपको समझा दिया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14 आ सकते हैं उपकोष में। आपबाउ नियम को समझने के लिए इतना ही सफिशिएंट था। अब हम चलते हैं अपने आपबाउ नियम पे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखते हैं। देखना मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन तो आपने नोट कर ही ली कि आपबाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना है, निर्माण करना। और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम क्या कहलाता है बच्चों, आपबाउ नियम। और इस नियम के अनुसार क्या है, किसी कोश के विभिन्न उपकोषों में, कोश आपको पता ही है, कक्षा की संख्या 1 2 3 4 5 6 या उसको KLMN से भी दिखाते हैं। और विभिन्न उपकोषों में, उपकोष जो होते हैं जो अभी मैंने आपको समझाया था SPDF, ये होते हैं आपके उपकोष। इनमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। तो हमें सबसे पहले बनाना है ऊर्जा का बढ़ता क्रम, और उसमें हमको प्रवेश कराने हैं इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखना आपबाउ ने एक नियम दिया था। आपबाउ का नियम इलेक्ट्रॉनों को भरने का, किस कक्षा के किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे और कैसे भरेंगे, और ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप बनाइए S उपकोष। तो सबसे पहले 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और आपका 8s। तो ये क्या है बच्चों, S का मतलब क्या है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1s का मतलब है कि 1 का मतलब पहली कक्षा और S का मतलब उसका उपकोष। तो पहली कक्षा का S उपकोष, 2s का मतलब है दूसरी कक्षा का S उपकोष, तीसरी कक्षा का S उपकोष और चौथी कक्षा का S उपकोष। क्योंकि S उपकोष पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सभी कक्षाओं में हो सकता है। उसके बाद देखना बच्चों P पहली कक्षा में हो ही नहीं सकता, इसलिए वो शुरू होगा दूसरी कक्षा से। तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p, बस एक ऊपर से छोड़ देंगे, एक नीचे से छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब आता है तुम्हारा उपकोष D जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो वो भी दूसरी कक्षा में D उपकोष होता ही नहीं है, D उपकोष शुरू होता है तीसरी कक्षा से। तो आप क्या करेंगे, 3D 4D 5D और 6D, यानी एक ऊपर से छोड़ देंगे 2 और उसके बाद एक नीचे से छोड़ देंगे। उसके बाद देखना बच्चों, अब आता है आपका F उपकोष। कौन कौन से उपकोष थे बच्चे, S P D और F। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपको याद हो भी गए होंगे। तो जो F उपकोष है ये तीसरी कक्षा तक होता ही नहीं है, चौथी कक्षा से F उपकोष शुरू होता है। तो देखिए, तो आपको क्या करना, 4F और आपका 5F। तो ये आपके उपकोष मैंने सारे लिख दिए। पहली कक्षा के यानी S उपकोष के मैंने 8 कक्षाओं तक लिख दिए, और P उपकोष मैंने लिख दिए, D उपकोष मैंने लिख दिए और F उपकोष। अब इनको
इनका बढ़ता क्रम हम बनाएंगे, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले इनको एक गोले में बना लेते हैं जिससे आसानी से दिखाई दें। देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, 1 और 2 इन दोनों को छोड़ देना है। इन दोनों को छोड़ के अब जो बचा आपका ये 2p और 3s, इनको आपको लेना है एक साथ, ऐसे ऐसे आपको मार्क करना है, कभी मिस्टेक नहीं होगी। इन दो को छोड़ के इन दोनों को मिलान कर लो, इसका भी बताऊंगा क्यों करते हैं ऐसा। उसके बाद इस लाइन के समांतर लाइन आप खींचते चले जाओ, ये दूसरी और ये, और इसको कवर करिए ऐसे, और फिर लास्ट में इसको कवर करिए ऐसे। और उसके बाद इनके समांतर एक ये लाइन आ गई और इसके समांतर आपकी ये लाइन आ गई। इसका मतलब क्या मैं बता देता हूं। जो पहली 2 लाइन आएंगी वो एक एक उपकोष को कवर करेंगी, उसके बाद 2-2 कोष को कवर करेंगी, देख लो 2, और फिर उसके नेक्स्ट लाइन जो होगी वो 3 उपकोष को कवर करेगी, 3-3 2 बार, और उसके बाद 4-4 उपकोष को कवर करेगी 2 लाइन, यानी 1-1 2-2 3-3 4-4। इस तरीके से अगर आपका स्ट्रक्चर बन गया तो बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई है। अब ये है आपका ऊर्जा का बढ़ता क्रम जो आप बाबू ने बनाया था और बताया था। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले वाली लाइन में जाना है ऐसे, उसके बाद इस लाइन के फिनिश होती फिर दूसरी लाइन में शुरू से टोटल काउंट करने हैं, उसके बाद तीसरी लाइन में ये और ये, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में इसको लेना है और इसको लेना है। मैं लिख के बता देता हूं आपको, ऊर्जा का बढ़ता क्रम जो आपको नोट भी करना है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम जो आप बाबू ने बनाया। पहले क्या आया देखना बच्चों, पहली लाइन में 1s, तो सबसे कम ऊर्जा किसकी है 1s, यानी पहली कक्षा के s उपकोष की। उसके बाद नेक्स्ट 2s, उसके बाद देखना तीसरी लाइन में 2p 3s, तो पहले आएगा 2p और फिर 3s। उसके बाद देखना बच्चों, उससे नेक्स्ट लाइन है आपकी 3p 4s। उसके बाद नेक्स्ट में शुरू से लेंगे फिर 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। उसके बाद देखना बच्चों नेक्स्ट लाइन 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। उसके बाद देखना बच्चों 4f 5d 6p, 4f 5d 6p 7s। और उसके बाद आपकी लास्ट की लाइन लेनी है 5f 6d, और उसके बाद 7p 8s। ये आप बाऊ नियम से ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इन्हीं के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन, इन्हीं उपकोषों के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरना है। अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बताता हूं। देखना मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। कितना होता है बच्चों 7। आप जानते ही हो आपको कम से कम 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए। उसके लिए हम अलग से भी आपको एक बार बता देंगे और आपको याद होंगे भी। तो देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है फर्स्ट एस। फर्स्ट एस का मतलब है पहली कक्षा का एस उपकोष, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो 1s, तो देखना बच्चों एस में आ कितने सकते हैं, एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और आपके पास केवल कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास तो अभी है, तो इसको 2 दे दीजिए, आपके पास बचे कितने 5। उसके बाद आता है आपका 2s।
आप ध्यान दीजिए, 1s से ज्यादा ऊर्जा 2s की, 2s से ज्यादा ऊर्जा 2p की और 2p से ज्यादा ऊर्जा 3s की, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। उसके बाद कौन सा आएगा 2s, यानी दूसरी कक्षा का एस उपकोष, उसमें कितने आ जाएंगे बच्चों 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा आएंगे ही नहीं, 3 आप ले ही नहीं सकते, या तो 1 लोगे या 2 लोगे। उसके बाद देखना बच्चों क्या आया 2p, क्या है बच्चों 2p, तो p में कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, लेकिन आपके पास बचे कितने 2 और 2 4 तो हो गए, 7 आपके पास टोटल हैं, तो 7 में से कितने गए 4, कितने बचे 3 आ सकते हैं, 6 हमारे पास बचे कितने 3, तो आप इसको 3 ही इसमें कर देंगे, 3 ही भर देंगे। कम आ सकते हैं लेकिन ज्यादा आप नहीं भर सकते, 6 से ज्यादा आप इसमें p में नहीं भरोगे। तो ये हो गया 7n नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखना मेरे प्यारे बच्चों 25 ये होता है किसका मैग्नीज का। देखिए तो आपको पता ही है, पहले फर्स्ट S2 फिर 2S2 2p6 3S2, उसके बाद क्या आ गया देखना 3p, कितने भर सकते हैं इसमें 6, और 3p के बाद क्या आएगा बच्चों 4s। देखिए 4s में हम भरेंगे 2, और हमारे अब तक कितने हो गए बच्चों, ये कुछ याद भी रख लेंगे कि कहां तक कितने हो जाते हैं। जैसे मुझको याद है कि 4s2 तक हो जाते हैं 20 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 2 20। हमारे पास बचे कितने, अगला है आपका कौन सा 4s के बाद 3d, इसमें कितने आ सकते हैं बच्चों, इसमें भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास है कितने, हमारे पास हैं केवल बचे हुए 5, तो 5 तो आराम से आ जाएंगे, 5 भर दीजिए, तो 3d5। इस प्रकार से आपबाउ के नियम से हमने 25 परमाणु क्रमांक वाला यानी 25 इलेक्ट्रॉन वाला मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिख के बता दिया। आप किसी का भी इस नियम से बना सकते हो। आप सोचोगे हमने छोटा छोटा बनाया, हमको एक आपको ज्यादा परमाणु क्रमांक वाला भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखाता हूं। 88 का बनाइए, क्रम आपके सामने लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं इस क्रम को ही फॉलो करते हुए बना देता हूं, और स्टार्टिंग में आपको देख देख के बनाना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे आपको वो याद होते चले जाएंगे कि किसके बाद क्या आएगा। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो देखिए 88 किसका होता है बच्चों, रेडियम का परमाणु क्रमांक है ये, 88 इलेक्ट्रॉन होते हैं रेडियम में। तो देखिए तो फर्स्ट S2 2S2 2p6 3S2 3p6, क्योंकि आपको पता ही है जिसमें जितने आ सकते हैं उतने भरते चले जाओ, आपके पास 88 है, बहुत हैं अभी तो। 3p6 4S2 3d10 4p6 5s2। 5s2 के बाद बच्चों देखना 4d10 5p6 और उसके बाद 6s2। तो बच्चों आपको पता ही था कि जो बीच बीच में आपको याद रखना है कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाते हैं। 6s2 तक आपके हो जाते हैं 56, जो मुझे याद है, प्रैक्टिस से आपको भी याद हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, देखना पहली बार आएगा आपका 4f। 4f में कितने आ सकते हैं बच्चों 14, तो 56 और 14 कितने हो गए 70। उसके बाद क्या आएगा आपका 5d। 5d में पूरे 10, क्योंकि आपके पास है अभी सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ गया 70 और 10 80 तक हम पहुंच गए। उसके बाद कितना आएगा देखना 6p, तो अभी तो हमारे पास है कितने 8, तो 6p6 कितने हो गए 86, कितने बचे 2। और अब आएगा आपका 7s। तो 7s में कितने आ सकते हैं, s में 2 ही आ सकते हैं और आपके पास बचे भी केवल 2, तो आप 2 भर देंगे। इस तरीके से आप किसी भी परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से बना सकते हो आपबाउ नियम का इस्तेमाल करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक का टॉपिक अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको उन इलेक्ट्रॉन यानी उन परमाणुओं के बारे में बताऊंगा जो आपबाउ नियम का पालन नहीं करते, यानी वो क्या है बच्चों, अपवाद। और अपवाद
मैं बिल्कुल इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आप आसानी से उनको याद कर लोगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते टाइम आप कभी मिस्टेक भी नहीं करोगे। हाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं उन परमाणुओं के बारे में, यानी उन तत्वों के बारे में जो आपबाउ नियम का पालन नहीं करते। तो उनको कैसे हम याद रखेंगे? जो आपबाउ का जो हमने नियम बताया था उससे आप सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हो, लेकिन कुछ परमाणु आपबाउ के नियम का पालन नहीं करते, वो उसके लिए क्या है बच्चों? एक्सेप्शन है, यानी अपवाद हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। और एक मैं और नोट करने वाली आपको बात बता दूं, अभी तक मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो किसको सिखा रहा हूं बच्चों? देखना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यहां तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, वो अलग से हम कवर करेंगे। तो कहां तक के सीखेंगे हम? यहां केवल एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन, यानी एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, यानी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो एस ब्लॉक में आ रहा है या पी ब्लॉक में आ रहा है, या अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है बच्चों? डी ब्लॉक में, तो वो किसके कहलाते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट। उन्हीं का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहां बनाना सीखेंगे, एफ ब्लॉक का नहीं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बिल्कुल अलग होता है, स्पेशल होता है, और दोनों का बिल्कुल अलग होता है। 4f श्रेणी आप जानते हैं, जो 4f में आएंगे और कुछ आएंगे 5f में, ये कहलाती है लेंथेनाइड श्रेणी और ये कहलाती है आपकी एक्टिनाइड श्रेणी। तो इसकी डिटेल जब हम आवर्त सारणी को सीखेंगे प्री बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत तब देखेंगे, और इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। लेकिन हमें कवर क्या करना है आज? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि एस और पी में कोई अपवाद नहीं होता, पूरा का पूरा ये किसका पालन करते हैं? आपबाउ प्रिंसिपल का पालन करते हैं। अपवाद किस में आएगा? डी में। क्यों आएगा? उसका रीजन हम बता देंगे क्यों आएगा। क्योंकि इनमें देखो, एस ब्लॉक में जो भी एलिमेंट होगा उसका अंतिम एक कोष खाली होगा, लेकिन इसमें भी एक कोष, लेकिन इसमें क्या होंगे? 2 कोष खाली होंगे, और एफ में 3 कोष अधूरे रहेंगे, इसलिए उनमें अपवाद पाया जाता है। तो एफ ब्लॉक में और ज्यादा आपको अपवाद देखने को मिलेगा, जब हम उसको सीखेंगे तब आप उसको भी आसानी से समझ लोगे। अब देखते हैं डी उपकोष के, यानी डी जो उपकोष में भरते हैं इलेक्ट्रॉन, वो कौन कौन से हैं जो अपवाद प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपको याद रखना है, एक होता है आपका 24, एक होता है आपका 29, एक होता है आपका कौन सा बच्चों? 41, और एक होता है आपका 42। 43 नहीं होता, 43 अपवाद नहीं होता, उसको याद रखेंगे। 44, 45, 46, 46 को मैं अलग रख लेता हूं, लिख लीजिए पहले कौन कौन से अपवाद होते हैं। 46, 47, 78 और आपके 79। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, यानी इनका अंतिम कोष किस में प्रवेश करता है बच्चों? डी ब्लॉक में। लेकिन ये अपवाद प्रदर्शित करते हैं, आपबाउ नियम का पालन नहीं करते। देखिए इसमें क्या याद रखेंगे, ध्यान देना, 24, 29, 41, 42, 44, 45, 47, 78 और आपका 79। ये क्या करते हैं बच्चों? देखना, पिछले एस उपकोष से, देखो देखिए ध्यान से देखिए, समझिए, मैं आपको अभी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के समझाऊंगा। जो आपका एस उपकोष होता है बाहरी कक्षा का, NS, इसमें होते हैं 2, और उसके बाद उससे पिछले में यानी N-1, उसमें 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देखिए बच्चों, इसकी ऊर्जा कम होती है, इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, जब तो बाद में आया आपबाउ नियम के हिसाब से। ये क्या करता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, कितना बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन डी में खींच लेता है, डी में खींच लेता है, यानी डी से एस से बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, आपकी एनर्जी कम है, मेरी ज्यादा है, मुझे जरूरत आपसे ज्यादा है, आप मुझको दे दो।
क्यों? क्योंकि बाहरी कक्षा पहली शुरू होगी, अंदर वाली भरी नहीं है, तो पहले हमें तो भरने दो, हम तो तीसरी वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, 24 का लिख के मैं आपको बताता हूं। 24 क्रोमियम, फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6 और आपका 4s2 और ये आपका आ गया 3d4। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ किसके अकॉर्डिंग बच्चों? अफबाउ नियम के अकॉर्डिंग हुआ। ये अफबाउ नियम, अफबाउ नियम। अब इसको देखिए, अफबाउ नियम के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये गलत है क्योंकि रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता नहीं है, तो ये क्या है? अपवाद। तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? देखना, फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, 4s और 3d, ये बाद वालों में ही काम होगा। तो क्या होगा? चौथी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा का s उपकोष, ये d उपकोष, इसकी ऊर्जा कम, इसकी ऊर्जा ज्यादा, तो पावर ज्यादा का ये इस्तेमाल करेगा। और ये क्या करेगा कि यार तुम तो बहुत बाद में आने वाले थे, हम तो तीसरी कक्षा वाले, पहले हमारी तो पूर्ति होने दो, आप तब कर लेना बाद में। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ये d में चला जाएगा इससे, तो इसमें कितने बचेंगे बच्चों? 4s1 और इसमें 4 थे, इसमें हो जाएंगे 5। तो रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है आपका, जो बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान देना बच्चों, 24, 29, 41, 42, 44, 45, 47, 78, 79 में एक पिछले s उपकोष से d उपकोष एक इलेक्ट्रॉन वहां से ले लेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। तो क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन s से d में चला जाएगा, तो ये हो गए अपवाद इस तरीके का। और एक ध्यान देना, 46 में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन s में से, यानी 2 ही होते हैं, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा? अगला वाला जो d उपकोष रहेगा वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो इस तरीके से इनका रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, किसका? 46 का भी मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखिए 46 का देखना बच्चों, फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6। ऊर्जा का बढ़ता क्रम आपने नोट कर लिया है, वहां से देख देख के लिखिए। 4S2, 3d10, 4p6, 5s और आपका ये 4d। तो कितने भरेंगे बच्चों? 5s2 और इसमें कितने बचे? 38 और ये कितना है? 46। तो 38 कितने आएंगे इसमें? 46 में से 38 घटाइए, कितने बचे? 46 में से 38 गए, 6 और 2 8, तो कितने आएंगे बच्चों इसमें? 48। तो ये जो नियम है ये किसके अकॉर्डिंग है? अफबाउ नियम के अनुसार है, लेकिन ये ऐसा प्रदर्शित नहीं करता। ये क्या करता है बच्चों? ये क्या करता है? 5s में से पूरे के पूरे ले लेता है, यानी यहां कुछ बचता ही नहीं है। और ये क्या कहां चले जाएंगे? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन 4d में, और यहां हो जाएंगे 10। तो रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 5s0 4d10, जिसमें 5s0 को आप लिख लो, अच्छी बात है। बाकी जब इसमें कुछ है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 4p6 के बाद 5s को छोड़ के सीधा 4d10। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा किसका? 46 का। और कोई एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं, 78 का देखना बच्चों। 78 प्लेटिनम। तो फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, उसके बाद आपका 4S2, 3d10, 4p6, 5S2, कितना होगा बच्चों? 38 हो गए। यहां तक आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस से सब याद हो जाएगा आसानी से। उसके बाद 4d10, 5p6, 6s, 4f14 और आपका क्या आएगा है बच्चों? 6s के बाद 5d। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों,
6s यहाँ होनी चाहिए 2, 6s2 तो कितने हो गए यहाँ 56 और 14 70 और 70 और 8 यहाँ होने चाहिए। ये अफबाउ के नियम के अकॉर्डिंग क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये 78 अफबाउ के नियम का पालन नहीं करता। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन s में से d में चला जाता है। तो क्या होगा बच्चों, f को नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी, s और d में ही है ये अपवाद। तो क्या करेंगे, s में रह जाएगा 1 और ये d में ले लेगा 1 एक्स्ट्रा। तो रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 78 का, ये जो मैंने लिखा है। तो आई होप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आपको बनाना आ जाएगा। तो आज प्री बेसिक केमिस्ट्री का ये पहला टॉपिक था, पार्ट था। हमने आपको सिखाया अफबाउ नियम। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको सीखिए। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्री बेसिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो टॉपिक होंगे, आप कोई सा भी क्लास में हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की, आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक करिए और अपने दोस्तों का शेयर करिए, क्योंकि उनका भी फायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।